बात 2010 की है, जब मार्केट में ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर सिर्फ फ्लिपकार्ट ऐप ही अवेलेबल था और इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस वक्त ना तो कोई कंपटीशन था और ना ही कोई बड़ा कॉम्पिटिटर, लेकिन फिर मार्केट में आया एक बड़ा बॉस, स्नैपडील, जिसने न केवल धमाकेदार एंट्री ली बल्कि 2016 तक इंडियन मार्केट का किंग भी बन बैठा। फ्लिपकार्ट को तो इसने यूं ही हवा में उछाल कर कंपटीशन से बाहर कर दिया और ऐसा लग रहा था साहब कि भारत में इससे बेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं आने वाला। लेकिन एक तरफ जहां इसकी तरक्की बिल्कुल रॉकेट की तरह थी, वहीं जब ये बर्बादी पर आई तो दिवाली के बॉम्ब की तरह फुस भी हो गई। साल 2017 के बाद तो कंपनी को इतना बुरा हाल हुआ कि ऑलमोस्ट ये कंपनी बंद ही हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर आसमान छूते इसके बिजनेस को आखिर किसकी नजर लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की सेकंड मोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अचानक दिवालिया होने के कगार पर आ गई और एट लास्ट स्नैपडील ने ऐसी क्या गलतियां की जो नंबर 1 आने पर की जगह स्नैपडील मार्केट को ही अलविदा कहने पर मजबूर हो गई। चलिए इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में जान लेते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि ऊंचाई पर पहुंचना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि वहां पर सरवाइव करना है। अब आप मान लीजिए कि ऐसा ही कुछ बिजनेसेस में भी है और स्नैपडील की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हालांकि इस कंपनी ने ऑनलाइन मार्केट में थोड़ी देर से एंट्री ली, लेकिन इसके आने से पहले के इंडियन मार्केट को देखें तो 2010 से पहले इंडियन मार्केट केवल बढ़ ही रहा था। ना ज्यादा प्लेयर्स थे और ना सिचुएशन था। हाँ, अमेज़न और फ्लिपकार्ट और इस बिजनेस में अपनी मोनोपोली लगाकर बैठे थे, लेकिन एक बड़े रिवॉल्यूशन की उम्मीद जगी हुई थी और इसी का फायदा उठाया कुणाल बहल और रोहित बंसल ने। कुणाल हालांकि अमेरिका में रहते थे, लेकिन 2007 में वीजा इश्यूज के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई रोहित बंसल से, जिनके साथ उन्होंने सोचा क्यों ना एक ई कॉमर्स कंपनी बनाई जाए। उनके दिमाग में ये थॉट तो था ही कि अमेरिका डिजिटल बिजनेस में आगे है, लेकिन भारत में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसलिए इस सोच पर काम करते हुए 2010 में केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने रोहित बंसल के साथ मिलकर ई कॉमर्स कंपनी बनाई, जिसे आज आप और हम स्नैपडील के नाम से जानते हैं। अब ये कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आई तो अपने शुरुआती दिनों में स्नैपडील ने मार्केट में अपनी कमाल की गुडविल बनाई। इसके ऑफर्स, कलेक्शन और सेल्स के लोग दीवाने होने लगे। पहले दिन से ही लोगों को इसके प्राइस और फैसिलिटीज ने एक्साइट करना शुरू कर दिया और खासकर मिडिल क्लास लोगों में यह ब्रांड तेजी से पॉपुलर होता है। अब इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा बायर्स और सेलर्स इससे अट्रैक्ट होने लगे। इवन एक समय तो ऐसा भी आया साहब कि रतन टाटा, ईबे, सॉफ्टबैंक और नेक्सस वेंचर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी स्नैपडील में इन्वेस्ट करना फायदेमंद समझा। 2010 में स्टार्ट हुई कंपनी केवल 6 साल के अंदर यानी 2016 तक भारत के शुरुआती यूनिकॉर्न्स में से एक कंपनी बन गई। यही नहीं, स्नैपडील की बढ़ती मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट को सताने लगी थी, क्योंकि 2016 में टोटल $6.5 बिलियन की मार्केट वैल्यूएशन के साथ स्नैपडील भारत की दूसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई थी। द इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान खुद कुणाल बहल ने इस बात को भी कहा था कि मार्च 2016 तक स्नैपडील फ्लिपकार्ट को टक्कर देते हुए भारत का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन जाएगा। कुणाल बहल ने इस विजन को साकार करने के लिए कई कंपनीज को अक्वायर करना भी शुरू कर दिया। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो स्नैपडील ने करीब 11 जानी मानी कंपनीज को अक्वायर किया था, जिसमें सबसे पॉपुलर फ्री चार्ज और यूनिक कॉमर्स थी। द एज ऑफ डिटीरियोरेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 2016 तक स्नैपडील इतना कमाल का परफॉर्म कर रही थी तो अचानक ये बंद होने के कगार पर कैसे आ गई। आखिर स्नैपडील ने ऐसी क्या गलतियां की जो नंबर 1 पर आने की जगह स्नैपडील मार्केट को ही अलविदा कहने पर मजबूर हो गई। असल में देखा जाए तो स्नैपडील की अर्श से फर्श तक की कहानी में कोई और नहीं बल्कि खुद कंपनी का पुअर मैनेजमेंट जिम्मेदार है। स्नैपडील ने पॉपुलैरिटी को हासिल तो कर लिया, लेकिन इन्हें उस पॉपुलैरिटी को होल्ड करना नहीं आया। 2017 तक तो स्नैपडील की हालत इतनी खस्ता थी कि इन्होंने अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट को खुद की कंपनी सौंपने के बारे में भी सोचा, लेकिन म्यूचुअल डिसीजन पर ना पहुंच पाने के कारण ये डील नहीं हो सकी। जिसके बाद स्नैपडील के ऐसे हाल हो गए साहब कि इनके पास अपनी कंपनी चलाने के लिए भी 1 महीने के फंड्स नहीं बचे थे। ऐसा नहीं था कि 2017 में पहली बार स्नैपडील के ऊपर खतरे के बादल छाए थे। इससे पहले भी 2013 में इन्हें काफी लॉस का सामना झेलना पड़ा था, पर 2017 में कंपनी की गिरती सेल्स एंड गुडविल को देखते हुए सभी बड़े इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील से अपने हाथ पीछे कर लिए और इन्हें अपनी एक्वायर की गई कंपनीज को भी बहुत कम पैसों में बेचना पड़ा। कुल मिलाकर इन्हें एक बार में एक के बाद एक फाइनेंशियल तौर पर कई झटके लगे और कुछ समय के लिए स्नैपडील मार्केट से ऑलमोस्ट गायब ही हो गया और इस बात का फायदा अमेज़न ने उठाया।
Amazon और फ्लिपकार्ट ने मिलकर मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली, जिस कारण किसी और ई कॉमर्स कंपनी का मार्केट में सरवाइव करना काफी डिफिकल्ट हो गया। हालांकि कुछ समय बाद स्नैपडील ने अपनी गलतियों पर काम करते हुए मार्केट में स्नैपडील 2.0 के नाम से एंट्री भी ली, लेकिन तब भी स्नैपडील आज तक पहले की तरह बायर्स और सेलर्स को कुछ खास आकर्षित कर नहीं पाया। तो चलिए स्नैपडील की उन सभी गलतियों को भी देखते हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह डुबो दिया। नंबर 1, नो यूनिक आइडेंटिटी। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने की है यूनिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से डिफरेंट नहीं होगा तब तक क्यों कोई आपसे सामान खरीदना चाहेगा। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट को यूनिक या डिफरेंट होना जरूरी है, जो कि स्नैपडील नहीं कर पाया। स्नैपडील की कोई खुद की यूनिक आइडेंटिटी नहीं थी, जिस वजह से लंबे समय तक भी स्नैपडील मार्केट में खुद की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जनरेट नहीं कर पाया। वहीं इसके कॉम्पिटिटर्स जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों ही अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाते थे। फ्लिपकार्ट जहां फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना मेन फोकस रखता था, वहीं अमेजॉन प्राइम और पैंट्री पर ज्यादा ध्यान देता था। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही मार्केट में डिमांडिंग स्मार्टफोन सेलर्स जैसे शायोमी और वन प्लस के साथ पार्टनरशिप कर ली। वहीं स्नैपडील कभी भी मार्केट में किसी वर्थ पार्टनरशिप को अंजाम दे ही नहीं पाया, बल्कि इन्होंने अपनी सर्विस से बिल्कुल अपोजिट जाकर क्लियर ट्रिप, रेड बस, जोमैटो और अर्बन क्लैब जैसी कंपनी से टाई अप किया, जिस कारण स्नैपडील के बायर्स और सेलर्स फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर शिफ्ट होने लगे। जिसे रोकने के लिए स्नैपडील ने अपने ही कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना शुरू किया, जो इनके लिए काफी बुरा साबित हुआ साहब। और स्नैपडील ने देखते ही देखते मार्केट में अपनी पहचान कहीं खो दी। नंबर 2, लैक ऑफ विजन। आप अपने आप को अगले 5 सालों में इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि कहां। ये सवाल जितना किसी इंसान की जिंदगी में जरूरी है, उतना ही किसी भी बिजनेस और कंपनी के साथ भी, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर चलती है। स्नैपडील के साथ परेशानी ही यही थी। इन्हें ये तो पता था कि प्रॉफिट कमाना है, लेकिन उसे कमाने के लिए इनके पास कोई प्रॉपर विजन नहीं था। इस बात को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम फेसबुक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फेसबुक ने पहले मार्केट में अपने पैर जमाए और फिर अपने जैसे काम करने वाली कंपनीज लाइक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया, जिसका सीधा असर यह हुआ कि फेसबुक आज वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज में से एक है। इसी तरह फ्लिपकार्ट ने भी अपनी सर्विस वाले जेबोंग और मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म्स को बाय किया, लेकिन स्नैपडील यहां भी मात खा गया। स्नैपडील के पास आगे का कोई प्लान ही नहीं था। इन्होंने फ्री चार्ज जैसी कंपनीज को बाय तो किया, वो भी $400 मिलियन के बड़े अमाउंट में, जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद बहुत आसानी से पेटीएम जैसी कंपनीज के आगे फेल हो गई। जिसके बाद स्नैपडील ने लग्जूरियस फैशन कंपनी एक्सक्लूसिवली को परचेज किया, लेकिन स्नैपडील इसे प्रॉपर्ली चलाने में फेल हो जाता है, जिस वजह से आखिरी में इसे भी बंद करना पड़ा। हालांकि इसके बाद भी स्नैपडील ने हार नहीं मानी साहब, और शेपो, विश पिकर, EA स्पोर्ट्स बाय, ग्रेबॉन जैसी ना जाने कितनी कंपनीज को बाय किया, लेकिन फिर भी ये इन कंपनीज को चला नहीं पाए। इसके साथ स्नैपडील को एक और काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। स्नैपडील अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करता हुआ कई कंपनीज को एक्वायर करके उन्हें चलाने में बिजी था, तो उस बीच ये खुद की ब्रांड स्नैपडील पर सही से फोकस ही नहीं कर पाए, जिसके कारण स्नैपडील काफी भारी लॉस में डूब गई। नाउ नंबर 3, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए स्नैपडील के पास कोई विजन या गोल तो था नहीं, ऊपर से कंपनी दिन प्रतिदिन नए आइडियाज को आजमाती रहती थी। कंपनी के ओनर्स अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भी चेंज करते रहते थे, जिस वजह से ये एक बार में किसी एक चीज पर ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाए। कभी इनका फोकस भारत की लार्जेस्ट मार्केट बनने पर रहता, तो कभी ये बिगेस्ट सेलर्स और कैटलॉग बनने के सपने देखने लगते। इन सब के बीच में इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब भी ये किसी नए आइडिया को इम्प्लीमेंट करते, तो ये पुराने वाले को साथ में लेकर चलना भूल जाते, जिस वजह से कंपनी कभी ठीक से प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाई। नंबर 4, रनिंग द स्टार्टअप लाइक अ कंपनी। एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी और स्टार्टअप में एक सबसे बड़ा फर्क ये भी होता है कि स्टार्टअप में एक स्टेप पर ध्यान रखकर चलना पड़ता है। स्टार्टअप में प्रॉफिट और लॉस के तराजू पर भी काफी फोकस करना होता है, जबकि एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस झेल लिया जाता है। स्नैपडील को मार्केट में आए हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और इन्होंने शुरुआत में ही काफी हेवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे स्नैपडील के ओनर्स ने IIT और IIM से अपने एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू किया, जिससे इन्हें काफी हैवी सैलरी भी देनी पड़ी, जिससे कंपनी का सैलरी बजट काफी ज्यादा बिगड़ गया। इसके बावजूद स्नैपडील के दोनों फाउंडर्स कुणाल बहल और रोहित बंसल 45 करोड़ रुपए सैलरी ले रहे थे, जिस कारण कंपनी लॉस में होने के बावजूद हेवी एम्प्लॉयज और ओनर सैलरी को बियर नहीं कर पाए।
नंबर 5, इररिस्पॉन्सिबल मार्केट स्ट्रैटेजी एंड कैश क्रंच। देखिए, स्नैपडील को सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब सॉफ्टबैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने स्नैपडील से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिसका स्नैपडील के कैश फ्लो पर काफी बुरा असर हुआ। जुलाई 2016 में स्नैपडील के पास ठीक ठाक कंपनी फंड्स थे, लेकिन 2016 में ही दिवाली पर स्नैपडील ने अपनी रीब्रांडिंग एंड ऐड करने के लिए करीब 200 करोड़ खर्च कर दिए, जिस कारण इन्हें फंड्स की शॉर्टेज होने लगी और अपने इन्वेस्टर से मदद मांगने पर भी किसी ने स्नैपडील की पुअर गुडविल को देखते हुए मदद नहीं की, जिस कारण आखिरी में फंड्स की कमी के चलते स्नैपडील फ्लिपकार्ट के हाथों $1 बिलियन से भी कम में बिकने पर मजबूर हो गया। लेकिन फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना होने की वजह से ये डील भी स्नैपडील के हाथ नहीं लग सकी। नंबर 6, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को स्नैपडील की सबसे बड़ी नाकामयाबी माना जा सकता है। वक्त के साथ साथ स्नैपडील में करप्शन होने लगा। इसके खुद के एम्प्लॉयज, डिलीवरी पार्टनर्स एटसेट्रा इनके साथ धोखा करने लगे, जिस कारण कस्टमर्स जिस प्रोडक्ट को मंगवाते कई बार उस प्रोडक्ट का कॉपी उनके पास पहुंचता। यही नहीं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो सामान कस्टमर्स ऑर्डर करते उसकी जगह पर कोई और सामान उन्हें डिलीवर किया जाता और कस्टमर केयर पर बात करने पर भी उन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता और ना ही उनके पैसे रिफंड होते, जिस कारण कस्टमर्स दिन प्रतिदिन परेशान होने लगे और आखिर में कस्टमर्स ने स्नैपडील को बायकॉट करना शुरू कर दिया। मार्केट में स्नैपडील की गुडविल गिर गई और सेलर्स ने भी स्नैपडील से अपने हाथ पीछे खींच लिए और फ्लिपकार्ट और अमेज़न के साथ डील करना शुरू कर दिया। नंबर 7, पुअर मैनेजमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्नैपडील को जो भी नुकसान झेलना पड़ा वो इनकी पुअर मैनेजमेंट के कारण भी था। कंपनी के सारे डिसीजंस लेने का हक केवल ओनर्स के हाथों में ही था। वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज या कंपनी सीनियर से कोई एडवाइस लेना जरूरी नहीं समझते थे और ओनर्स के डिसीजंस पर सवाल उठाने का हक भी किसी को नहीं था, जिस कारण कई हायर अथॉरिटीज ने तो स्नैपडील को ही छोड़ दिया और बचे हुए लोगों ने खुद कंपनी की बर्बादी को देखा। नंबर 8, नॉन कमर्शियलाइजेशन टैक्टिक्स। जब स्नैपडील ने धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह दोबारा बनाने की कोशिश की, तब उन्होंने इंडियन मार्केट में ऑनलाइन मार्केटिंग डायमेंशंस को बदलते हुए ठीक से नहीं देखा। अब तक फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स इंडियन मार्केट में कई तरह के कस्टमर सेंट्रिक प्लान लेकर आ गए थे। ये ब्रांड्स कस्टमर्स को कई तरह के बेनिफिट्स, सेल्स, कूपन्स, क्रेडिट जैसी सुविधाएं देने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जहां मार्केट लीडर फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ब्रांड्स प्रीमियम कस्टमर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट डे डिलीवरी, एक्सटेंडेड रिटर्न जैसे बेनिफिट्स देने लगे थे, वहीं स्नैपडील सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने पर फोकस कर रहा था। ऐसे में ऑनलाइन कस्टमर्स की लॉयल्टी शिफ्ट हो गई, जिससे स्नैपडील लगातार मार्केट शेयर खोता चला गया। इन सभी के अलावा स्नैपडील कई कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहा है। जैसे एक बार स्नैपचैट के ओनर ने भारत पर पुअर इंडिया कमेंट किया था, जिस कारण लोगों को गलत फहमी हो गई थी और उन्होंने स्नैपचैट की जगह बायकॉट स्नैपडील के हैशटैग्स चला दिए। स्नैपडील जब अपनी इमेज को संभालता हुआ धीरे धीरे बिजनेस में आने की कोशिश कर रहा था, तभी स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान ने भारत विरोधी बयान जारी कर दिया था। आमिर खान के इनटॉलरेंस इन इंडिया के कमेंट ने स्नैपडील को बुरी तरह से बैकफायर किया। कुल मिलाकर स्नैपडील के फेलियर से हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए काफी सीख मिलती है। हालांकि फ्लिपकार्ट के साथ मर्जर डील कैंसिल होने के बाद स्नैपडील ने खुद अपनी गलतियों पर काम किया है और अपनी पुरानी सभी एसेट्स को बेचकर स्नैपडील 2.0 के नाम से दोबारा से स्नैपडील की नई शुरुआत की, लेकिन इस बार केवल प्रॉफिट कमाने के मकसद से। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।